अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टडी कर रहे थे, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 7.9। आपकी बुक का पेज नंबर 189 है। टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास इलास्टिसिटी होता क्या है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ इसके डेफिनेशन को कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक इलास्टिक चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रबर बॉल है, ठीक है। आपके पास एक बॉल है और आप उसको क्या करते हो, स्क्वीज़ करते हो, ठीक है। स्क्वीज़ करते हो तो इट्स मीन उसका साइज़ भी चेंज हो जाता है, वो छोटा हो जाता है, उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप जो है वो उस पर जो आप ज़ाहिर फोर्स लगा के उसको स्क्वीज़ कर रहे हो, तो जैसे ही आप फोर्स को रिमूव करोगे, आफ्टर रिमूविंग फोर्स वो बॉल खुद ब खुद क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल शेप में और अपने ओरिजिनल साइज़ में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पर यही लिखा है कि बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में वापस आ जाता है आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। इसके अलावा आप एक रबर ले लें, आप उसको खींचें, उसको स्ट्रेच करें तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसमें वापस आ जाएगा, ठीक है। तो देखें, आपके पास आपने जैसे उस पर फोर्स लगाई और उसको स्ट्रेच किया, वो उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, उसका साइज़ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही आपने उसको जो है उस पर से फोर्स रिमूव की है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल साइज़ में वापस आ गया। तो इस प्रॉपर्टी को, बॉडी की इस प्रॉपर्टी को, जिसमें क्या वो अपनी शेप और अपने साइज़ को रीगेन कर ले, वापस अपनी ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल साइज़ में आ जाए आफ्टर रिमूविंग फोर्स, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है इलास्टिसिटी कहलाती है। अब स्टूडेंट, हमारे पास ऐसे मटेरियल जो इस प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं उनको इलास्टिक मटेरियल्स बोला जाता है। जिस तरह मैंने आपको रबर की एग्जांपल दी है, ठीक है। तो आपके पास मैंने अभी आपको बताया कि आपने रबर बॉल को स्क्वीज़ किया, तो स्क्वीज़ करने के बाद आपने जब उसको छोड़ा तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। तो इट्स मीन ये इलास्टिक, ये आपके पास जो है वो इलास्टिक मटेरियल है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनको अगर आप डिफॉर्म करें, जिन पर आप फोर्स लगाएं और उनकी शेप को चेंज करें, तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं। परमानेंटली डिफॉर्म होने का मतलब है कि उसके बाद वो अपनी शेप में वापस नहीं आते। आपने उनको जिस तरह से डिफॉर्म किया था, उनकी शेप जिस तरह से चेंज की थी, वो परमानेंटली उस शेप को जो है वो गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऐसे मटेरियल्स जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या ओरिजिनल साइज़ में वापस नहीं आते और परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं, उनको बोला जाता है इनइलास्टिक मटेरियल। जैसे कि क्ले हो गई, मिट्टी होगी, मिट्टी से कोई भी चीज़ आप बनाएं, उसको आप डिफॉर्म करने लगें, जब आप उसको डिफॉर्म करेंगे तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में तो नहीं आएगी ना। फॉर एग्जाम्पल, मिट्टी से एक बॉल बना लें और उसको आप क्या करें, जिस तरह मैंने आपको रबर बॉल की एग्जाम्पल दी थी, तो उसको आपने स्क्वीज़ किया था, वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गया था। लेकिन इसी तरह से मिट्टी का अगर कोई बॉल बनाएं और उसको स्क्वीज़ करें तो आप देखेंगे कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, उसकी दोबारा से वो वाली शेप फिर नहीं होगी। तो इसलिए ऐसे मटेरियल्स जिनको, जो कि वापस अपनी ओरिजिनल शेप में ना आ सकें, वो आपके पास क्या होते हैं, इनइलास्टिक मटेरियल्स होते हैं। तो इलास्टिसिटी स्टूडेंट, अभी मैंने आपको वंस अगेन मैं बता देती हूँ कि वो प्रॉपर्टी है जिसमें बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल जो शेप है, जो साइज़ है, उसको गेन कर लेती है, ठीक है। अब देखिए, आपके पास एक इलास्टिक लिमिट होती है हर मटेरियल की। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो स्केल है, आप उस स्केल को जो है वो बेंड करना शुरू करें, एक सर्टेन लिमिट तक आप उस स्केल को बेंड कर सकते हैं, ठीक है। बेंड करें आप उस स्केल को, जैसे ही आप उसको बेंड करेंगे वो वापस अपनी, और उसको जब छोड़ दें तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है, जो उसकी शेप थी, जो उसका साइज़ था, उसमें वो वापस आ जाता है। लेकिन अगर आप क्या करें कि स्केल को बहुत ज़्यादा बेंड करें, एक तो आपके पास लिमिट है कि आप थोड़ा सा अगर बेंड करते हैं तो उसको छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। लेकिन एक लिमिट ये भी है कि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा बेंड करते हो, उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो वो जो स्केल है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकेगा। तो हर मटेरियल की क्या होती है, अपनी एक इलास्टिक लिमिट होती है। अगर आपकी जो फोर्स है, जो आप फोर्स लगा के डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हो, वो अगर इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट से बढ़ जाती है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आपके पास, मैंने आपको स्केल की एग्जांपल दी है कि जिस तरह आपके पास स्केल है, तो स्केल को आप क्या करें कि आप उसको बेंड करके छोड़ें तो वो वापस जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। लेकिन अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएं, इतनी फोर्स लगाएं
कि वो फोर्स उसके इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाए तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास वो जो आपका स्केल होगा वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, वो फिर टूट जाएगा, फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स जो है वो डिस्कस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टिसिटी, देन मैंने इलास्टिक मटेरियल्स के बारे में बताया। इन इलास्टिक मटेरियल इलास्टिक लिमिट क्या होती है, वो लिमिट होती है जिसके अंदर रहते हुए कोई भी आप फोर्स लगाते हो तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को, अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। लेकिन अगर आपकी फोर्स इलास्टिक लिमिट से इंक्रीज कर जाती है तो ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये टर्म्स यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हुक्स लॉ आ जाता है। यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है दैट एक्सटेंशन और कंप्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, या तो आप उस चीज़ को कंप्रेस कर सकते हो या फिर आप एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको रबर की एग्जांपल दी है कि आप एक रबर बैंड लें और उसको आप क्या करें, स्ट्रेच करना शुरू कर दें, उसमें क्या हो जाएगी, एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, उसका साइज़, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वो उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन इसी तरह से आप अगर क्या करें, किसी तरह रबर को क्या करें, कंप्रेस करना शुरू कर दें तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और उसमें आपके पास कंप्रेशन आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास जो भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी, एक्सटेंशन और कंप्रेशन से आपके पास, एक्सटेंशन और कंप्रेशन की जगह आप डिफॉर्मेशन भी लिख सकते हो। डिफॉर्मेशन का मतलब है कि किसी भी बॉडी में कोई भी जो उसके साइज़ में या फिर उसकी शेप में जो आप चेंज लेकर आ रहे हो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसकी शेप को चेंज कर रहे हो, उसके साइज़ को चेंज कर रहे हो, तो वो जो भी आप उसमें जो चेंज आ रहा है वो आप बेसिकली वो क्या है, डिफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, डिफॉर्मेशन भी लिख सकते हो। ज़ाहिर एक्सटेंशन भी हो रही है तो उसकी लेंथ जो है वो बढ़ रही है, कंप्रेशन है तो उसकी लेंथ डिक्रीज़ हो रही है। तो जो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और किसी बॉडी पे कोई भी चेंज आ रहा है, ठीक है, फोर्स अप्लाई करने की वजह से किसी बॉडी में कोई चेंज आ रहा है तो वो क्या है, डिफॉर्मेशन है। और ये डिफॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स की। जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, जिस तरह मैंने आपको बॉल की एग्जांपल दी थी कि बॉल को आप क्या करें, स्क्वीज़ करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा कि आपके पास उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो ज़ाहिर है आप फोर्स लगा रहे हो, स्क्वीज़ करने के लिए आप क्या करोगे, फोर्स लगाओगे। तो अप्लाइड फोर्स, उस फोर्स को जो आप लगा के इसको स्क्वीज़ कर रहे हो वो आपके पास अप्लाइड फोर्स होगी, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितनी भी बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी। जैसे हमने क्या किया, बॉल को स्क्वीज़ किया तो मैंने फोर्स लगाई, उस फोर्स की अमाउंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितनी उस बॉल में क्या हुई है, डिफॉर्मेशन आई है, जितनी उसकी शेप चेंज होगी है, जितना उसका साइज़ चेंज हुआ है, ठीक है। आपने ज़्यादा फोर्स लगाई, ज़्यादा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई, उसकी ज़्यादा शेप चेंज हो जाएगी, ज़्यादा उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है कम फोर्स लगाओगे तो उसमें कम जो है वो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह हम कहते हैं कि डिफॉर्मेशन जो है आपके पास, एक्सटेंशन और कंप्रेशन भी आप इसको कह सकते हो, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और यहाँ पे मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें, इसकी स्टेटमेंट है, मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें दैन एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहाँ पर एफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अप्लाइड फोर्स को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आपके पास डिफॉर्मेशन है और इस केस में हमने एक्सटेंशन और कंप्रेशन लिए, तो आपके पास एक्स जो है वो क्या कर रहा है, एक्सटेंशन और कंप्रेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ये क्या है, एक जो है वो रबर की कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, या फिर कंसिडर करें कि आपके पास ये जो है वो एक रबर है, ठीक है, इसको आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो। स्ट्रेच करने के रिजल्ट में आप जब इसको स्ट्रेच करोगे तो इसकी ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ थी, जैसे ही आपने इसको स्ट्रेच किया, इसको खींचा, इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ज़ाहिर है स्ट्रेच करने से आपके पास लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है, तो आपके पास अब इसकी लेंथ यहाँ से पहले ए बी थी तो अब इसकी लेंथ जो है वो यहाँ तक सी तक पहुँच गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हमारे पास अगर एल है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हमारे पास क्या हो गई है, L2 हो गई है। तो इसमें चेंज कितना आया आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो चेंज आया उसको हम x का नाम देते हैं या फिर डेल x का नाम देते हैं। तो आपके पास स्टूडेंट ये जो एक्सटेंशन कितनी आई है इसमें, और इसमें यहाँ पर एक्सटेंशन x आई है, ठीक है। पहले लेंथ इतनी थी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी A to B इसकी लेंथ थी, लेकिन जैसे ही आपने इसको स्ट्रेच किया तो इसकी लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। इंक्रीज़ होने के साथ इसमें कितना चेंज आया, इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा हुई, लेट से हम कहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास क्या हुई है, ज़्यादा हो गई है। तो ये हमारे पास ये जो पार्ट है इसको हम x का नाम देते हैं। तो x इस केस में हमारे पास डिफॉर्मेशन भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि डिफॉर्मेशन
एक्सटेंशन आपके पास जितनी इसकी लेंथ में चेंज आया, जितनी डिफॉर्मेशन आई है, और इसके अलावा आप इसको एक्सटेंशन का नाम भी दे सकते हो। तो एफ आपके पास अप्लाइड फोर्स है, आपने फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच किया और इसमें क्या हुआ, आपके पास जो है वो एक्सटेंशन क्रिएट हुई। तो आपके पास एफ जो है वो अप्लाइड फोर्स है और एक्स आपके पास क्या है, एक्सटेंशन है। सो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जितना आप फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा आपके पास क्या होगी, यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। कम फोर्स लगाओगे तो कम जो है वो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, कम जो है वो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। मैं बताती हूँ माइनस का साइन यहाँ पर क्यों लगाया है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं, कांस्टेंट जो है वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है कि हम जो है वो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो कांस्टेंट की जो है वो हमारे पास यहाँ पे इस केस पे के है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहाँ पे माइनस का साइन जो है वो हमने क्यों लगाया, तो कंसिडर करें अगेन आपके पास ये एक लेंथ है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया और इसकी लेंथ बढ़ के इतनी सी होगी, ठीक है। तो आपके पास ये जो एक्सटेंशन आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है ना। आपके पास ये जो एक्सटेंशन है, जो लेंथ इंक्रीज हो रही है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। इस डायरेक्शन में होती तो हमारे पास क्या होती, लेंथ कम हो जाती, लेकिन ये जो लेंथ है वो हमारे पास किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, यहाँ से आपने इसको किसी भी सपोर्ट के साथ इसको आपने बांधा हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे जो लेंथ इंक्रीज हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन जैसे ही आप फोर्स जो है वो आप इस पर क्या करोगे, और आपके पास जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो हमेशा आपके पास फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। तो इसके लिए इसकी जो डायरेक्शन है उसको इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन शो किया कि हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये और ये जो फोर्स हैं ये एक दूसरे के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए यहाँ पर हमने माइनस का साइन जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ है, और माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है कि आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। यंग्स मॉडुलस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस और स्ट्रेन को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, देखें फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो ये आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपने इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच किया, ठीक है, खींचा। जब आपने इस ऑब्जेक्ट को खींचा तो इसकी लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब इसकी पहले लेंथ अगर L1 थी तो जब आपने इसको खींचा तो इसकी लेंथ क्या होगी, L2 हो गई है, ठीक है। और इसमें कितनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है, कितनी इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है, लेट से x लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। पहले बॉडी इतनी सी थी, जब आपने इसको खींचा तो इसकी जो है वो लेंथ कितनी होगी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई है, पहले यहाँ तक थी। तो इसमें कितना चेंज आया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है, और इस एक्सटेंशन को हमने x का नाम दिया। अब देखिए हमारे पास स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस हमारे पास जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है यूनिट एरिया पे और उस बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है। जाहिर सी बात है, आपने इसको खींचा तो आपने फोर्स लगाई, तो जितने यूनिट एरिया पे आपने फोर्स लगाई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए, वो आपके पास क्या होगी, स्ट्रेस होगी। स्ट्रेस आपके पास स्टूडेंट बेसिकली वो फोर्स है जो आप किसी एरिया पे लगा के उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हो। फिर से अगेन मैं आपको बॉल की एग्जांपल दे रही हूँ कि बॉल को आप स्क्वीज कर रहे हो तो आपके पास डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, और जो फोर्स आप यूनिट एरिया पे लगा के उसको स्क्वीज कर रहे हो, उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हो, वो आपके पास क्या है, स्ट्रेस है। सो स्ट्रेस को मैथमेटिकल फॉर्म में अगर देखें तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई A, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन, ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई A, और यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट देखें तो फोर्स की यूनिट हमारे पास न्यूटन है और एरिया की यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो यूनिट यहाँ पर आ जाएगी वो हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। और आपको पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास यूनिट है प्रेशर की, जिसको हम पास्कल कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि प्रेशर और आपके पास स्ट्रेस की यूनिट जो है वो सेम है, क्योंकि प्रेशर की यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जिसको हम पास्कल कहते हैं, ठीक है। और आपके पास स्ट्रेस भी क्या है, F डिवाइडेड बाई A है, फोर्स जितनी यूनिट एरिया पे जितनी फोर्स लग रही है, और इसकी यूनिट आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, विच इज इक्वल्स टू पास्कल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पास स्ट्रेन आ जाता है कि स्ट्रेन क्या है। देखिए स्टूडेंट, आपने क्या किया, किसी भी बॉडी को स्ट्रेच किया या फिर उसको आपने कंप्रेस किया तो उसके साइज़ को चेंज कर दिया, उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस की। वही मैं अगेन बॉल की एग्जांपल देती हूँ, आपने इसको स्क्वीज़ किया, उसके शेप में चेंज आ गई है। अब फोर्स, वो फोर्स जो आप लगा के किसी भी बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हो, वो तो आपके पास होगी स्ट्रेस। अब स्ट्रेन क्या है स्टूडेंट, इस फोर्स के रिजल्ट में जितनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी, जितनी भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी, वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास स्ट्रेन होगा, ठीक है। फॉर
एग्जांपल आपके पास ये एक लेंथ है, ठीक है, ये आपके पास कोई भी एक लेंथ है, ठीक है, एल, आपने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया, तो ये इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ गई, और विच इज़ L2, ठीक है। तो देखें आपने इस पे इसकी पहले इनिशियली लेंथ L1 थी, आपने इसकी लेंथ इंक्रीज़ करके इसको क्या कर दिया, L2 कर दिया। अब इस केस में जितनी डिफॉर्मेशन, जितनी एक्सटेंशन, इस केस में डिफॉर्मेशन कैसे आ रही है, एक्सटेंशन के तौर पे आ रही है, क्योंकि डिफॉर्मेशन क्या हो रहा होता है, साइज़ को चेंज करना। तो इस केस में आपके पास इसका साइज़ जो है वो एक्सटेंशन के तौर पर चेंज हो रहा है, तो ये इसमें क्या आ रही है, डिफॉर्मेशन आ रही है। तो इस ये जो डिफॉर्मेशन होगी, लेट से ये आपके पास x है, ठीक है, x डिफॉर्मेशन है, तो आपके पास ये जो डिफॉर्मेशन होगी ये आपके पास क्या होगी, स्ट्रेन होगी, ठीक है। तो स्ट्रेन आपके पास इसकी मैथमेटिकल इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखें, द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस पर यूनिट लेंथ पे जितनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी, जितना अगर किसी बॉडी की शेप चेंज हुई है यूनिट लेंथ में, अगर किसी बॉडी की लेंथ इंक्रीज़ हुई है, अगर किसी बॉडी की लेंथ डिक्रीज़ हुई है, तो यूनिट एरिया पे जितनी डिफॉर्मेशन आई है, जितनी बॉडी में चेंजिंग आई है, वो आपके पास क्या होगा, स्ट्रेन होगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास स्ट्रेन जो है वो इक्वल है x डिवाइडेड बाय एल के, यहाँ पर x जो है वो चेंज इन लेंथ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, चेंज in length divided by original length, ठीक है। जितनी चेंज इन लेंथ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये आपके पास क्या होगी, स्ट्रेन होगी। तो देखिए आपके पास स्ट्रेन की अगर हम यूनिट लिखें तो चेंज इन लेंथ आपके पास, इसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं, और आपके पास ओरिजिनल लेंथ को भी हम मीटर में मेजर करते हैं। तो मीटर और मीटर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाती हैं, और जब भी आपके पास रेशो होता है दो सेम क्वान्टिटीज़ का, तो वो आपके पास क्या होती है, एक यूनिट लेस क्वान्टिटी होती है। तो यहाँ पर भी आपके पास दो लेंथ का रेशो है, मीटर और मीटर जो है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके पास ये जो यूनिट होगी, ये इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है। ये आपके पास यूनिट लेस का मतलब है इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि चेंज इन लेंथ की यूनिट भी मीटर है और लेंथ की यूनिट भी मीटर है, तो दोनों मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी जो यूनिट आती है वो हमारे पास कोई भी नहीं आती, ये यूनिट लेस क्वान्टिटी है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई बॉडी क्या करती है, अपनी शेप को रीगेन करती है। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा के उस बॉडी की शेप को चेंज कर रहे होते हैं, उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो बॉडी क्या करती है, आफ्टर रिमूविंग फोर्स, जब फोर्स रिमूव कर देते हैं तो वो अपनी शेप को रीगेन कर लेती है। इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट इस प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं, इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं, कुछ नहीं भी करते, कुछ परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आते, उनको इन इलास्टिक मटेरियल्स बोला जाता है। और कुछ मटेरियल की एक इलास्टिक लिमिट होती है कि यहाँ तक वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेंगे, इससे ज़्यादा अगर आपने फोर्स लगाई तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएंगे, वो आपके पास इलास्टिक लिमिट होती है। फिर हमने इसके अलावा हुक्स लॉ को डिस्कस किया, दैट डिफॉर्मेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। आपके पास जो है वो जितनी डिफॉर्मेशन फोर्स होगी उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिस्कस किया कि स्ट्रेस आपके पास क्या है जी, जितनी फोर्स आपने अप्लाई की यूनिट एरिया पे डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए, वो आपके पास स्ट्रेस होगा। और स्ट्रेस के रिजल्ट में, उस फोर्स के रिजल्ट में जितनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी, जितना किसी बॉडी की शेप में, लेंथ में चेंज आएगा, वो आपके पास क्या होगा, स्ट्रेन होगा। स्ट्रेस की जो यूनिट है वो हमारे पास पास्कल भी आप कह सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, और स्ट्रेन आपके पास जो है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है।